बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है कि आप लोग सब लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो हम लोग जिन चीज़ों की चर्चा कर रहे हैं, आप लोगों की तैयारी के लिए हम लोग वीडियो के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव भी बना रहे हैं। तो इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में खास यह होने वाली है कि इसमें पढ़ेंगे हम लोग तीन टॉपिक को कैसे पढ़ेंगे। तो पहले होगा वीडियो, उसका फिर बनेगा ऑब्जेक्टिव। वीडियो और ऑब्जेक्टिव, वीडियो में क्या बनाया गया है, तो एनिमेशंस वीडियो बनाया गया है जिसको आप देखकर समझिए, समझने के बाद ऑब्जेक्टिव को प्रैक्टिस करिए। इस वीडियो में हम लोग तीन चीज़ें पढ़ चुके हैं, तीन चीज़ों को पढ़ाया गया है। पहला है विद्युत आवेश का जो क्वांटमीकरण का सिद्धांत है उसका वीडियो है, उसका ऑब्जेक्टिव है। दूसरा है आवेश संरक्षण का वीडियो है और उसका ऑब्जेक्टिव है। और तीसरा जो है इसमें पढ़ाया गया है आवेश संयोज्यता का, तो उसका वीडियो और एनिमेशन है। तो वीडियो को देखिए और वीडियो अच्छा लगेगा तो चलिए मिलते हैं वीडियो पे। जब हम रेशम और कांच की एक छड़ को रगड़ते हैं तो आवेश का स्थानांतरण होता है, जिसे रेशम को छूकर अनुभव किया जा सकता है। इस रेशम को छूने पर आपको हल्का सा झटका लगता है। क्या अधिक समय तक रगड़ने से रेशम पर अधिक आवेश जमा हो जाएगा? आप रेशम पर कितना ज्यादा और कितना कम आवेश स्थानांतरित कर सकते हैं, आइए पता करते हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पर विपरीत आवेश होते हैं, लेकिन इनका परिमाण समान होता है, जिसे मूल आवेश कहा जाता है। ये महत्वपूर्ण भौतिक स्थिरांकों में से एक है। इसका मान 1.6 गुणे 10 की घात ऋण 19 कूलॉम होता है। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण आवेश उत्पन्न होता है। स्थानांतरण के दौरान जो वस्तु n इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती है उस पर ऋणात्मक आवेश Q उत्पन्न होता है, जो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का n गुना होता है। अर्थात Q बराबर n गुणे ऋण E या Q बराबर ऋण Ne। जिस वस्तु से n इलेक्ट्रॉन मुक्त हुए हैं उसमें n इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है और इसलिए उस पर धनात्मक आवेश Q उत्पन्न होता है, जो एक प्रोटॉन पर आवेश का n गुना होता है। अर्थात Q बराबर n गुणे धन E या Q बराबर धन Ne। सामान्यतः Q बराबर धन ऋण Ne, जहां n एक धनात्मक पूर्णांक है जिसका मान 1, 2, 3 और इसी प्रकार आगे कुछ भी हो सकता है। इस प्रकार किसी वस्तु पर उत्पन्न आवेश Q का परिमाण यादृच्छिक नहीं होता है, लेकिन मूल आवेश E का पूर्णांक गुणज होता है। दूसरे शब्दों में आवेश मूल आवेश E की इकाई में क्वांटीकृत होता है। इस तथ्य को सबसे पहले फैराडे द्वारा प्रस्तावित किया गया था और मिल्टन के तेल बूंद प्रयोग द्वारा स्थापित किया गया था। सूक्ष्मदर्शी स्तर पर आवेश का क्वांटमीकरण महत्वपूर्ण होता है, जहां आवेश E के कुछ दहाई या सैकड़ों के क्रम में होते हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि एक कूलॉम आवेश में कितने मूल आवेश होते हैं? यह है 6.25 गुणे 10 की घात 18। इस प्रकार एक बड़े आवेश में बड़ी संख्या में मूल आवेश होते हैं और कणों की या आवेश की संरचना दिखाई नहीं देती है। इसलिए स्थूल आवेश के लिए क्वांटमीकरण को आवेश के लगातार वितरण और असतत न होने के कारण उपेक्षणीय माना जाता है। चलिए देखते हैं ऑब्जेक्टिव। आप लोगों ने वीडियो देख लिया होगा, तो चलिए बनाते हैं इसका ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में क्या है, आवेश का क्वांटमीकरण। आवेश जो पहला है, पहला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का आवेश किसके गुणक होते हैं। आप लोग बनाइए कि किसी वस्तु का आवेश किसके गुणज होते हैं, ऊर्जा के, इलेक्ट्रॉन के आवेश के, प्रोटॉन के द्रव्यमान के या वोल्ट के। तो हम जानते हैं कि आवेश किसके गुणज होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के आवेश के। किसके होते हैं, इलेक्ट्रॉन के आवेश के। अगला, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, बनाइए। इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है -1.6 गुणे 10 के पावर -19। और ये प्रोटॉन होता तो क्या होता, माइनस की जगह पर क्या होता, प्लस। प्रोटॉन का रहता तो क्या होता, 1.6 गुणे 10 के पावर -19। यहाँ पर माइनस है तो इलेक्ट्रॉन का, और प्लस रहेगा तो क्या होगा, प्रोटॉन का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटॉन का आवेश कितना होता है, देखिए आ गया। प्रोटॉन का आवेश कितना होगा, तो प्रोटॉन का क्या होगा, प्लस। इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, माइनस। बाकी सारा कुछ क्या है, सेम है। अगर इलेक्ट्रॉन पर क्या होना चाहिए, माइनस, प्रोटॉन पे क्या होना चाहिए, प्लस। बाकी मान में कोई अंतर नहीं है, प्लस है तो प्रोटॉन, माइनस है तो इलेक्ट्रॉन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
यदि यदि किसी वस्तु में N1 इलेक्ट्रॉन और N2 प्रोटॉन है, अच्छा ही बताइए, N1 इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन होता है तो यह माइनस होगा, माइनस का N1 लिखेंगे, और प्रोटॉन है तो क्या लिखेंगे, प्लस का N2 लिखेंगे। अब कह रहा है कि कुल आवेश कितना होगा, तो कुल आवेश के लिए क्या करना होगा, तो प्लस वाला में से माइनस दोनों को जोड़ दीजिए। देखिए यह प्लस N2 है और ये क्या है, N1 है, तो माइनस का N1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, N2 माइनस N1 इलेक्ट्रॉन। क्या हो जाएगा, N2 माइनस N1 इलेक्ट्रॉन। क्यों सर, क्योंकि N2 प्लस में है तो प्लस में है, N1 क्या है, माइनस में है तो माइनस में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन। आवेश के क्वांटमीकरण किस वैज्ञानिक ने सिद्ध किया था, आवेश के क्वांटमीकरण किस वैज्ञानिक ने सिद्ध किया था। वीडियो में आप देखे हैं तो कौन है, मिल्टन साहब। आवेश के क्वांटमीकरण को सिद्ध किसने किया था, मिल्टन ने किया था। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। यदि कुल आवेश 3 इलेक्ट्रॉन है तो इसका अर्थ क्या है। यदि कुल आवेश पर 3 इलेक्ट्रॉन है तो इसका क्या अर्थ है। तो कुल आवेश पर 3 इलेक्ट्रॉन का मतलब है या तो 3 इलेक्ट्रॉन का ऋण आवेश हो सकता है या 3 प्रोटॉन का धन आवेश हो सकता है। यहाँ पर आंसर जो होने वाला है ए भी हो सकता है और क्या हो सकता है, बी। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए तथा बी। यदि कुल आवेश पर 3 इलेक्ट्रॉन है तो प्लस का भी हो सकता है और क्या हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ए और बी दोनों होगा। अगला, स्थूल स्तर पर आवेश कैसा प्रतीत होता है। तो स्थूल स्तर पे जो होता है, एक विस्तृत स्तर पे जो है आवेश कैसा होता है, तो सतत और कंटिन्यूअस। सतत का मतलब होता है कंटिन्यूअस। स्थूल स्तर पर यानी कि विस्तृत स्तर पर देखा जाए तो आवेश कैसा प्रतीत होगा, तो सतत होगा। कैसा होगा, सतत। चलिए अगला देखते हैं। अगला, क्या आवेश हमेशा पूर्णांक के गुणज में होता है। क्या आवेश हमेशा पूर्णांक के गुणज में होता है, तो कहेंगे हाँ, आवेश हमेशा कैसा गुणज में होता है, पूर्णांक के गुणज में होता है। तो कहेंगे आवेश हमेशा पूर्णांक के गुणज में होता है। अगला देखते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का कुल आवेश बराबर क्यों हो सकता है। कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का कुल आवेश बराबर क्यों हो सकता है। दोनों का द्रव्यमान बराबर है इसलिए नहीं, सिर्फ द्रव्यमान बराबर होने से कुल आवेश बराबर नहीं होता है। वे हमेशा संतुलन रहता है, नहीं, उनका आवेश का परिमाण समान होता है एवं चिन्ह क्या होता है, विपरीत होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का द्रव्यमान जो परिमाण है वह समान है, 1.6 × 10⁻⁻19। अब क्योंकि विपरीत चिन्ह है, एक का प्लस होता है, एक क्या होता है, माइनस होता है, तो प्लस और माइनस के कारण से, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। तो चलिए देखते हैं इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन क्या है। तो इस टॉपिक का जो लास्ट क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि Q बराबर क्या होता है। Q बराबर NE में N क्या है, आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पर N क्या है। तो N आवेशों का परिमाण है, द्रव्यमान है, समय है कि पूर्णांक है। तो N क्या है, पूर्णांक है। N क्या है, पूर्णांक है। तो चलिए अब देखेंगे अगले टॉपिक से जुड़ा हुआ ऑब्जेक्टिव। तो देखते हैं अगला वीडियो, उसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव बनाएंगे। आवेश प्रकृति में योगात्मक होता है। आइए हम उदासीन कांच की एक छड़ को उदासीन रेशम के कपड़े से 2 बार रगड़ते हैं। इस प्रक्रिया में रेशम का कपड़ा 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। जब हम इसे 10 बार और रगड़ते हैं तो माना रेशम का कपड़ा 6 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है। अब रेशम के कपड़े पर कुल आवेश होगा -3e धन -6e बराबर -9e। अतः आवेश प्रकृति में योगात्मक होता है। माना कि किसी निकाय में 2 कूलॉम, 3 कूलॉम और -4 कूलॉम के आवेश उपस्थित हैं, तो निकाय का कुल या नेट आवेश होगा 2c धन 3c -4c बराबर 1c। निकाय का कुल आवेश सभी व्यष्टिगत आवेशों का बीजगणितीय योग होता है। चलिए देखते हैं इस वीडियो से जुड़ा हुआ ऑब्जेक्टिव, आवेश की योज्यता से जुड़ी हुई ऑब्जेक्टिव कौन कौन से बन सकते हैं और आपके एग्जाम में क्या आ सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, आवेश किस प्रकार की राशि है। आवेश किस प्रकार की राशि है, सदिश है, अदिश है, निरपेक्ष है, चलमान है। तो आवेश किस प्रकार की राशि है, अदिश राशि है। और हमको पता है कि जब कोई अदिश राशि होती है तो उसमें जोड़ कैसे होती है, तो उसमें जोड़ सिंपल जोड़, जैसे हम लोग मैथ में जोड़ जोड़ते हैं वैसे जोड़ होता है। बस साइन के साथ सिंपल जोड़ कर दीजिए, वही अदिशों का जोड़ है, सदिश का जोड़ नहीं है। तो आवेश एक कैसी राशि है, तो आवेश एक अदिश राशि है। अगला देखिए क्या कह रहा है कि यदि किसी पिंड पर प्लस का 4 कूलम और माइनस का 6 कूलम आवेश है तो कुल आवेश कितना होगा।
प्लस का 4 माइनस का 6। पूछ रहा है कि कुल आवेश क्या होगा, और आवेश क्योंकि अदिश राशि है तो जब भी कुल आवेश पूछे तो कुछ मत करिएगा, जो साइन दिया है साइन के साथ सबको जोड़ दीजिए। तो प्लस का 4 माइनस का 6, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का 4 और माइनस का 6 कितना हो जाएगा, माइनस का 2। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, माइनस का 2 कूलम। अगला खुद बनाइए, अगला में समय दे देते हैं, आप बनाइए खुद से। एक पिंड पर 3 कूलम और दूसरे पिंड पर प्लस का 5 कूलम आवेश है, तो कुल आवेश कितना होगा। तो देखिए माइनस का 3 प्लस का 5 तो कितना हुआ, दोनों को जोड़ने पर तो प्लस का कितना हुआ 2, तो प्लस का कितना कूलम, प्लस का 2 कूलम। अगला क्वेश्चन, अगला बनाइए। कर है द्रव्यमान और आवेश में मुख्य अंतर क्या है। देखिए पहली बात कि द्रव्यमान भी एक अदिश राशि है, आवेश भी एक क्या है, अदिश राशि है। पर द्रव्यमान क्या द्रव्यमान ऋणात्मक हो सकता है। कभी ऐसा सुने हुए हैं कि आप -2 किलो चीनी दे दीजिए, -5 किलो चीनी दे दीजिए, तो द्रव्यमान ऋणात्मक हो सकता है, नहीं, तो द्रव्यमान ऋणात्मक नहीं होता है, द्रव्यमान हमेशा धनात्मक होता है। हाँ, आवेश धनात्मक और ऋणात्मक हो सकता है, लेकिन द्रव्यमान धनात्मक होता है, ऋणात्मक नहीं होता है। तो द्रव्यमान और आवेश में क्या अंतर है, तो कहेंगे कि द्रव्यमान देखिए, द्रव्यमान हमेशा पॉजिटिव होता है, निगेटिव नहीं होता है, जबकि आवेश पॉजिटिव और नेगेटिव क्या हो सकता है, दोनों हो सकता है। तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए द्रव्यमान और आवेश में मुख्य अंतर क्या है, तो यही कहेंगे कि आवेश धनात्मक और ऋणात्मक हो सकता है, लेकिन द्रव्यमान हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है। यही उसके बीच का क्या है, अंतर है। तो आपसे कोई पूछे कि द्रव्यमान और आवेश में अंतर क्या है, तो कहेंगे द्रव्यमान और आवेश दोनों ही अदिश राशि है, पर द्रव्यमान में हमेशा प्लस रहता है, जबकि आवेश प्लस और माइनस दोनों हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन आप लोग बनाइए, आवेश से जुड़ा हुआ है। कह रहा है कि यदि वस्तु पर Q1 पर है 2 कूलम, Q2 पर है 7 कूलम और Q3 पर क्या है, +3 कूलम। तो कह रहा है कुल आवेश बताइए। तो कुल आवेश के लिए कुछ नहीं करना है, प्लस का 2 माइनस का 7 आप प्लस का 3, तो प्लस वाला दोनों एक साथ जोड़िए, तो 3 और 2 को एक साथ जोड़िएगा तो कितना होगा 5 और -7, तो फाइनली कितना आया, माइनस का 2। तो कितना कूलम आवेश हुआ, माइनस का 2 कूलम आवेश हुआ, क्योंकि जो यहाँ पर आया वही उसका क्या है, आंसर है। तो कुल आवेश कितना हो जाएगा, माइनस का 2 कूलम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समान आवेश आपस में क्या करते हैं। समान आवेश मतलब सजातीय आवेश क्या करते हैं, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, क्या करते हैं, प्रतिकर्षित। और असमान आवेश या विजातीय आवेश क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो यहाँ पर समान आवेश पूछा है कि क्या करते हैं, तो प्रतिकर्षित करते हैं। अगला क्वेश्चन, विपरीत आवेश आपस में क्या करते हैं। तो विपरीत आवेश यानी विजातीय आवेश आपस में क्या करते हैं, आकर्षण करते हैं, सजातीय आवेश प्रतिकर्षण। 8वां क्वेश्चन देखते हैं, यदि एक पिंड पर प्लस का 1.5 कूलम और माइनस का 0.5 कूलम है तो कुल आवेश क्या है। तो कुल आवेश के लिए क्या करना है, प्लस का 1.5 माइनस का 0.5 घटा दीजिए, 1.5 में से 0.5 घटेगा तो कितना हो जाएगा 1, और साइन किसका, प्लस का, तो प्लस का कितना हो जाएगा 1 कूलम हो जाएगा। अगला, यदि किसी वस्तु पर N1 इलेक्ट्रॉन और N2 प्रोटॉन है तो कुल आवेश क्या होगा। फिर वही क्वेश्चन, N1 इलेक्ट्रॉन और N2 क्या है, प्रोटॉन है, तो N2 प्रोटॉन है तो प्लस, N1 इलेक्ट्रॉन है तो क्या है, माइनस। तो कुल आवेश क्या होगा, दोनों का जोड़, तो क्या हो जाएगा N2 माइनस N1 इलेक्ट्रॉन, N2 माइनस क्या हो जाएगा, N1 इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर बी। और इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन, इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन क्या है, आवेशों की योज्यता किस प्रकार सिद्ध होती है। कह रहा है कि जो आवेश की योज्यता है वह किस प्रकार सिद्ध होती है, गुणा करके नहीं, विभाजन करके नहीं, बीजगणितीय योग के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो चलिए अब देखते हैं अगले वीडियो और उसके बाद बनाएंगे उसका ऑब्जेक्टिव। आवेश संरक्षित रहता है। रगड़ने से पहले उदासीन कांच की छड़ और उदासीन रेशम के कपड़े पर कुल नेट आवेश 0 था। रगड़ने के बाद कांच की छड़ पर धनात्मक आवेश आता है, जबकि रेशम के कपड़े पर समान मात्रा में ऋणात्मक आवेश आता है। इसलिए कुल आवेश अभी भी 0 ही रहता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी विलगित निकाय का कुल आवेश हमेशा संरक्षित रहता है। उदाहरण के लिए, क्षय से पहले यूरेनियम के रेडियोधर्मी नाभिक में 92 E का धनात्मक आवेश होता है। क्षय के बाद थोरियम नाभिक और हीलियम नाभिक का कुल आवेश 90 E धन 2 E बराबर 92 E हो जाता है, जो कि क्षय से पहले के समान है। इस प्रकार प्रत्येक भौतिक प्रक्रम में आवेश संरक्षित रहता है। इसका तात्पर्य यह है कि आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, लेकिन इसे केवल एक पिंड से दूसरे में स्थानांतरित किया जा सकता है।
तो चलिए देखते हैं इस टॉपिक से जुड़ा हुआ ऑब्जेक्टिव, आवेश का संरक्षण। आवेश के संरक्षण से क्या ऑब्जेक्टिव बनते हैं, देखिए। आवेश के संरक्षण का मुख्य सिद्धांत क्या है? क्वेश्चन है कि आवेश के संरक्षण का मुख्य सिद्धांत क्या है? आवेश बढ़ सकता है, कुल आवेश स्थिर रहते हैं, आवेश नष्ट हो सकता है या आवेश हमेशा ऋणात्मक होते हैं। हमको पता है कि आवेश संरक्षण का मुख्य सिद्धांत क्या है, कि आवेश बढ़ सकता है, नहीं, नष्ट हो सकता है, नहीं, ऋणात्मक हो सकता है, नहीं, कुल आवेश हमेशा क्या होते हैं, स्थिर होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। आवेश संरक्षण का मतलब ही होता है आवेश का स्थिर होना। आवेश न तो उत्पन्न होता है न ही नष्ट होता है, तो इसका मतलब क्या होगा, कुल आवेश स्थिर रहेगा। अगला, जब दो वस्तु रगड़ने से आवेशित होती है तो क्या होता है? जब दो वस्तु को रगड़ते हैं तो आवेशित होती है तो क्या होता है? कोई नई आवेश उत्पन्न होती है, या इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है, या प्रोटॉन बदल जाता है, या द्रव्यमान घट होता है। तो जब वस्तु को रगड़िएगा तो आवेशित होता है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होगा। इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान से ही क्या होता है, आवेशित होता है। अगला, न्यूट्रॉन के प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में टूटने पर कुल आवेश क्या होंगे? न्यूट्रॉन जो है दो भागों में टूट रहा है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में, तो कुल आवेश क्या होगा? तो कुल आवेश शून्य होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में टूट रहा है। तो आवेश संरक्षण में क्या होता है, आवेश संरक्षण में कुल आवेश क्या होगा, शून्य होगा। अगला, वियुक्त तंत्र में कुल आवेश क्या रहता है? वियुक्त तंत्र में कुल आवेश क्या रहता है? घटता नहीं, बढ़ता नहीं, क्या रहता है, स्थिर रहता है। वियुक्त तंत्र में कुल आवेश क्या रहता है, स्थिर रहता है। अगला, आवेश संरक्षण का प्रयोग किससे सिद्ध हुआ? आवेश संरक्षण का जो प्रयोग है किससे सिद्ध हुआ? तो आवेश संरक्षण का जो प्रयोग है वो किससे सिद्ध हुआ, प्रयोगों से सिद्ध हुआ। प्रयोग के द्वारा ही हम देखते हैं कि जब किसी वस्तु पर रगड़ते हैं तो किसी पर प्लस का 2 कूलम, किसी पर माइनस का 2 कूलम, और ओवरऑल करके जोड़ते हैं तो देखते हैं कोई भी परिवर्तन आया नहीं है। इसमें का उसमें, उसमें का इसमें हुआ। तो कह रहा है आवेश संरक्षण का प्रयोग किससे सिद्ध हुआ है? तो कहेंगे कि प्रयोग के द्वारा। प्रयोग करके हम लोगों ने देखा कि आवेश में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, इसका आवेश उस पर और उसका आवेश इस पर आ रहा है, पर कोई नया आवेश नहीं बन रहा। तो किससे सिद्ध हुआ है? तो प्रयोग से। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु 2 कूलम आवेश खोती है, दूसरी वस्तु क्या प्राप्त करेगी? अच्छा, एगो वस्तु 2 कूलम खोती है तो एगो 2 कूलम पाएगी, और दूसरी वस्तु क्या प्राप्त करेगी? तो प्लस 2 कूलम करेगी। एगो देगी तो एगो क्या होगी, लेगी। अब ये नहीं पूछ रहा है कि दूसरी वस्तु पर कौन सा चार्ज होगा। एगो कोई दे रहा है तो दूसरा क्या होगा, लेगा। इसका घाटा हो रहा है तो एगो दूसरा का क्या होगा, फायदा होगा, तो प्लस का 2 कूलम। ये अगर पूछती कि दूसरी वस्तु पर क्या होगी, कौन सी आवेश होगी, तो हमको पता है कि जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है तो उस पर ऋणात्मक आवेश होता है। वे ये नहीं पूछ रहा है, कह रहा है कि एक वस्तु 2 कूलम आवेश खोती है तो दूसरी वस्तु क्या प्राप्त करेगी? तो प्लस 2 कूलम वो अपना ऐड करेगी, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। अगला, आवेश नष्ट या उत्पन्न हो सकता है या नहीं? तो कहेंगे आवेश नष्ट या उत्पन्न हो सकता है या नहीं? तो कहेंगे नहीं, आवेश उत्पन्न या नष्ट नहीं होता, बल्कि एक स्थिति से दूसरी स्थिति में हस्तांतरण कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, कुल आवेश में परिवर्तन किस प्रकार से हो सकता है? कुल आवेश में परिवर्तन किस प्रकार का हो सकता है? बढ़ सकता है, घट सकता है, या अनिश्चित हो सकता है कि अपरिवर्तित? तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम में क्या होता है, अपरिवर्तित रहता है। अगला, इलेक्ट्रॉन का हस्तांतरण किस कारण होता है? इलेक्ट्रॉन का हस्तांतरण यानी इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह किसके कारण से जाता है? तो घर्षण और संपर्क के कारण से। घर्षण और संपर्क के कारण से जो है इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह जाता है। अगला, रासायनिक क्रिया में कुल आवेश पर क्या असर पड़ता है? तो रासायनिक प्रक्रिया में कुल आवेश पर क्या असर पड़ता है? बढ़ता है, घटता है? तो कहेंगे ना बढ़ता है ना घटता है, नष्ट होता है, नहीं, कहेंगे कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो उम्मीद है कि यह सारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक और शेयर सब्सक्राइब भी करिए, और ये बताइए कि क्या इस तरह का वीडियो बनाना आप लोगों के लिए उचित है या नहीं है, क्या आप लोगों को अच्छा लग रहा है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, अगला वीडियो अगले टॉपिक पर बनाया जाएगा। तो आज के लिए धन्यवाद। आवेश क्वांटीकृत होता है, आवेश प्रकृति में योगात्मक होता है, आवेश संरक्षित रहता है। यदि हर पदार्थ आवेशों को स्थानांतरित करने में अच्छे होते तो जीवन पूरी तरह से झटकों से भरा होता, क्योंकि हमारी सभ्यता विद्युत पर अत्यधिक निर्भर है। कुछ ऐसे पदार्थ होने चाहिए जो आपको झटकों से सुरक्षित रख सकें। इनके बारे में और जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ।